हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर तुषार एंड यू आर वाचिंग तुषार सर एकेडमी। हम आज यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सिट्रिक एसिड साइकिल का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके अलावा जो सिट्रिक एसिड साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है उसको भी हमने क्या किया था, उसका थॉरो स्टडी एंड डिटेल स्टडी किया था, जिसमें कि आपने ये देखा था कि जो आपका 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट होता है वो रिएक्ट करता है 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट में, जो कि आपका पहला स्टेबल कंपाउंड भी होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का, और उसी की वजह से क्या है, इसका नाम आपका सिट्रिक एसिड साइकिल भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 का जो एम है वो एम ये है कि फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फ्रॉम सिट्रेट वाया सिस एकोनिटेट। नॉर्मल तरीके से अगर बोले तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट, और इस कन्वर्जन में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनता है जिसको हम बोलते हैं सिस एकोनिटेट। ठीक है, नॉर्मली ये रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका सिट्रेट और सिट्रेट जो होते हैं, जो नॉर्मली आपस में क्या होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन को जो एंजाइम परफॉर्म करता है उसका नाम है एकोनिटेट डिहाइड्रेटेज, जिसको हम नॉर्मली एकोनिटेज भी बोल देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली करता क्या है, इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है कि फर्स्ट ये डिहाइड्रेशन परफॉर्म करता है सिट्रेट पे, उसके बाद फिर रिहाइड्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसके बाद जो अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है आपका आइसोसिट्रेट। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 सब स्टेप्स में डिवाइडेड है। जो सेकंड स्टेप है वो आपके 2 सब स्टेप में डिवाइडेड है, 2A एंड 2B। और उसका रीज़न ये है कि ये दोनों रिएक्शन, जो डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन का जो रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन एक ही एंजाइम परफॉर्म करता है जो कि है आपका एकोनिटेज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सिट्रेट है, सिट्रेट पे का पहले डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो आपका ये हाइड्रोक्सिल और H ग्रुप है, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल बना के रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है आपका सिस एकोनिटेट, जिसमें कि क्या होता है, यहाँ इस पोजीशन पे क्या हो जाता है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है, या फिर हम बोलते हैं ये एक इनॉलिक कन्फर्मेशन है किसका, सिस एकोनिटेट के फॉर्म में। ठीक है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, और ये तुरंत ही फिर इसका क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है, रीहाइड्रेशन कर देता है। और रीहाइड्रेशन करके करता क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका सेंटर पोजीशन गेन किया हुआ था उसको आप क्या करते हैं, एक टर्मिनल पोजीशन पे ले आते हैं। मतलब कुछ नहीं हुआ है कि जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पोजीशन पे था उसको आपने क्या कर दिया है, इस पोजीशन पे पहुंचा दिया है, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है या एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इस फॉरवर्ड रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है, 13.3 किलो जूल पर मोल। मतलब ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन है, यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई आपको सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी हम उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपके मन में ज़रूर आनी चाहिए। ये अगर आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो इसको सोचिए ज़रा कि सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही। दोनों में एक्चुअल में वेरिएशन क्या है, केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ही तो चेंज है। ये देखिए कि सिट्रेट से आप ये काम भी तो कर सकते थे कि सीधे ही आप क्या करते, जैसे आइसोसिट्रेट से आपका क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि ये दोनों पार्ट को स्किप करके आप सिट्रेट से सीधे ही अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना लेते और आपका जो रिएक्शन था फर्दर आगे प्रोसीड कर देते, या फिर आगे चला जाता, आगे बढ़ जाता। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं जो डिहाइड्रोजिनेज का फंक्शन परफॉर्म करने वाले होते हैं, या नॉर्मली मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं, वो उनका जो काम करने का तरीका ये होता है कि वो एक स्पेसिफिसिटी की ओर बढ़ते हैं। मतलब उनको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेफरेबल रहते हैं कंपेरिजन टू नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि उनको असिमेट्रिक मॉलिक्यूल ज़्यादा सही लगते हैं काम करने के लिए कंपेरिजन टू सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्यों, उसका रीज़न क्या है, देखिए क्या होता है
सिट्रेट जो है आपका क्या है, एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। सिट्रेट क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। इस कार्बन के इधर भी सेम कंपोजिशन है और इस इधर भी सेम कंपोजिशन है, ठीक है। तो एंजाइम्स एक्चुअल में जब सिट्रिक एसिड या सिट्रेट जब आपके एंजाइम के उस कंडीशन में पहुंचता है, तो वहाँ पे एंजाइम अगर वो फंक्शन परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक फंक्शन कौन सा, डिहाइड्रोजनेज वाला, या फिर अगर आपको सिट्रेट से अगर आपको अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाना होता तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो कंडीशन होती तो होता क्या कि एंजाइम के एक्टिव साइट में जैसे ही सिट्रेट आता, तो क्योंकि उस एंजाइम को एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, वो क्या फंक्शन है कि उसको डिहाइड्रोजनेशन करना है, तो वो किस कार्बन के हाइड्रोजन को ले, ऊपर वाला भी वैसे ही दिख रहा है, नीचे वाला भी वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। कहाँ से उसको हाइड्रोजन उठाना है या कहाँ से डिहाइड्रोजनेशन करना है, उसके लिए जो उसके एक्टिव साइड पे जो पोजीशंस लिए हुए हैं रेसिड्यूज, वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनको समझ में ही नहीं आता कि उनको किधर से इंटरेक्शन करना है उस स्पेसिफिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए, उस डिहाइड्रोजनेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल को पहले असिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि एक एंजाइम उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाए, उनके फंक्शनल ग्रुप को ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाए, और कहाँ से चीज़ों में ऐड करना है या रिमूव करना है, उन सब चीज़ों को ईजिली रिकॉग्नाइज करके वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये दो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक तो डीकार्बोक्सिलेशन का भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और दूसरा डिहाइड्रोजनेशन का भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक असिमेट्रिक मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेफरेबल है, ना कि एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होगा, किस कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में उसको समझ में नहीं आएगा कि किस कार्बन को डिकार्बोक्सिलेट करना है। बात समझ में आ रही है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा और आपको अगर डीकार्बोक्सिलेशन करना है या फिर डिहाइड्रोजनेशन करना है, तो वो एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें से किस कार्बन का डीकार्बोक्सिलेशन करना है। लेकिन अगर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो उसको एक पोजीशन समझ में आ जाएगी। देखिए, ये असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो उसको पोजीशन समझ में आ रही है कि ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे इस पोजीशन से ही क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है या डिहाइड्रोजनेशन करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट, जो हमने पीछे छोड़ा था। फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो एंजाइम एकोनिटेज है ना, हम इस पार्ट से अब यहाँ आ गए कि चलिए ठीक है, ये रीज़न था आपका सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनने का। अब हम बात करते हैं कि आइसोसिट्रेट बनने में होता क्या है। तो जो एकोनिटेज है वो एंजाइम क्या कर रहा है, देखिए हमने उस समय बात किया था कि फ्री एनर्जी आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो एंजाइम के कन्फर्मेशन चेंज करने से भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एकोनिटेज एंजाइम है, वो जो इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, वो इक्विलिब्रियम है 90-10 का। मतलब जब ये आप सिट्रेट, मान लीजिए 100% सिट्रेट आपके एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है और आपने वहाँ पे एकोनिटेज डाल दिया, तो उस 100% सिट्रेट में से 10% ही जो होगा वो क्या होगा, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, बाकी 90% सिट्रेट ही रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ तो फिर इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये रिएक्शन को मैं फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों बोलूँगा भाई, मैक्सिमम तो आपका रिएक्टेंट ही है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं देखूँ तो, या फिर और अच्छे तरीके से बोलना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये इस डायरेक्शन में ज़्यादा फिजिबल है कंपैरिजन टू आपके अभी के हिसाब से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, एक तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर मैं इसको रिवर्सिबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस साइन है वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन हुआ है, इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है कंपैरिजन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एकोनिटेज जो यहाँ पे सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के बीच में 90 और 10 का रेशियो मेंटेन कर रहा है, परसेंट का रेशियो मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आइसोसिट्रेट 10% बना है, वो तो रैपिडली ही क्या होता है, जो अपकमिंग रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाता है, उसमें चला जाता है। ये पोजीशन आपकी क्या हो जाती है, 10% पूरा ही क्या चला जाता है आपके
नेक्स्ट जो अपकमिंग रिएक्शन उसमें पार्टिसिपेट कर जाता है, तो ये पोजीशन फिर से आपका क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि अब फिर से क्या होगा, एक्विनिटीज़ को फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब फिर से आइसोसिट्रेट नहीं है। तो अब जो बचा हुआ आइसोसिट्रेट है मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो बची हुई कंसंट्रेशन है सिट्रेट की, वो फिर से उस बचे हुए कंसंट्रेशन का 10% फिर से क्या करेगा, वो आइसोसिट्रेट बना देगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर ये आइसोसिट्रेट क्या चला जाएगा, आपके अपकमिंग जो रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये पोजीशन वैकेंट होगी, फिर से सिट्रेट का जो बचा हुआ अब सिट्रेट कंसंट्रेशन है उसका फिर से 10% क्या होगा, आपका आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, और इस तरीके से फिर आपका रिएक्शन क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में कि एंजाइम क्या है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है केवल कि एंजाइम जो है वो क्या है, एक जो एक्विनिटीज एंजाइम होता है नॉर्मली ये क्या होता है, आयरन सल्फर कंटेनिंग एंजाइम है। या फिर हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि इस एंजाइम के जो एक्टिव साइट होता है वहाँ पे क्या होता है, आयरन सल्फाइड का एक इनऑर्गेनिक बॉन्डिंग, ये एक इनऑर्गेनिक क्लस्टर होती है जो कि इसके एक्टिव साइट पे क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। और इसमें जो आयरन, और यहाँ पे देखा जाए तो अमाउंट ऑफ आयरन की हम बात करें तो यहाँ पे 4 आयरन और 4 सल्फाइड ग्रुप जो होते हैं, आयरन सल्फाइड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, 4 आयरन और 4 सल्फाइड ग्रुप आपस में अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक बॉन्डिंग से क्या होते हैं, बाइंडेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो आयरन होते हैं, 4 जो आयरन मैंने बताया, उस 4 आयरन में से जो 3 आयरन होते हैं वो 3 आयरन क्या होते हैं, इस एंजाइम के जो सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं, एंजाइम के जो सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं उनके सल्फर ग्रुप से क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, वो बाइंडेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और 3 में से जो एक आयरन, जो चौथा आयरन है जो कि सिस्टीन ग्रुप के सल्फर ग्रुप से बाइंडेड फॉर्म में नहीं रहता है, वो जो आयरन होता है वो इंटरेक्ट करता है आपके सिट्रेट के कार्बोक्सिलिक एंड उसी के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ठीक है, ये आयरन आपके सिट्रेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या करता है, एक वीक इंटरेक्शन से बाइंडेड होता है, और जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जो CO नेगेटिव ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसी कार्बन का उसके साथ क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंडेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके अलावा और एक बात है, उसके अलावा और एक बात ये है कि ये जो सिट्रेट जब एक्टिव साइट में आता है, सिट्रेट सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम के एक्टिव साइट में कौन आएगा, सिट्रेट आएगा। सिट्रेट जैसे ही एक्टिव साइट में आता है तो उस सिट्रेट को उस एक्टिव साइट में बाइंड करके या होल्ड करके रखने के लिए एक बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू भी होता है, जिसके साथ क्या होता है, आपका एक कार्बन इंटरेक्ट करता है और उसको क्या करता है, उस एक्टिव साइट पे स्टेबल करके या होल्ड करके रखता है, ताकि आपका जो ये आयरन है वो आपके इस सिट्रेट के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक्विनिटीज से कई बार पूछता है कि ऐसे कौन कौन से एंजाइम है जो आयरन कंटेनिंग एंजाइम होते हैं, आयरन सल्फर का क्लस्टर कंटेन करते हैं। तो एक्विनिटीज भी वो ऐसा एंजाइम है। कई बार हम आयरन को रिलेट करते हैं हीमोग्लोबिन से, मायोग्लोबिन से। ठीक है, कि नॉर्मली आयरन कंटेनिंग जो प्रोटीन्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक्विनिटीज भी एक ऐसा एंजाइम है जो कि आयरन सल्फर कंटेनिंग एंजाइम है। और जब कभी भी आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी या कुछ भी आयरन के रिलेटेड कुछ भी कम पड़ जाएगा या डेफिशिएंसी होगी, तो आपका ये प्रोसीजर भी एक्विनिटीज के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है या इसके द्वारा जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो भी हिंडर्ड होगा, उसमें भी हिंड्रेंस आएगा। ठीक है, वो रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो आपके दोनों डिहाइड्रोजनेज वाले जो हैं, जहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है आपका, ये दोनों को हम क्या करेंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।